अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सनी माधवानी और आज मैं आप लोगों को जनरल मेडिसिन का रिस्पायरेटरी यूनिट का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ब्रोंकियल अस्थमा। अब ब्रोंकियल अस्थमा क्या है? व्हाट इज़ ब्रोंकियल अस्थमा? इट इज़ अ इट इज़ अ पैरोक्सिजाइमल इट इज़ अ पैरोक्सिजाइमल अटैक। मतलब अचानक से एक अटैक आए, किस चीज़ का? ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस में तकलीफ, वीजिंग साउंड एंड चेस्ट टाइटनिंग। अब क्या कह रहा है कि अचानक से आपको एक अटैक आए। किसका अटैक आए? सांस की तकलीफ का अटैक आए। उसके साथ साथ जब आप सांस को इन और आउट करें, उसके साथ एक आपको वॉइस आवाज़ सुनाई दे, ठीक है, जिसको हम व्हीजिंग साउंड कहते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को एक चेस्ट के अंदर अगर कोई पेन फील हो, ठीक है, हल्का फुल्का पेन फील हो, सांस में तकलीफ हो, व्हीजिंग साउंड हो, तो वो क्या है? एक ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है। अब ब्रोंकियल अस्थमा या ये जो ब्रीथलेसनेस वगैरह जो भी है, सीजिंग है या चेस्ट टाइटनिंग है, ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ या ड्यू टू नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल एयरवे। अब ब्रोंकियल एयरवे क्या है? हमारी जो सांस की नली है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है। अब नैरो मतलब ये है कि पहले तो खुली हुई होती है, इस वजह से इजीली हम सांस ले पा रहे हैं, लेकिन अचानक से जो है क्या होता है, वो नैरो हो जाती है। अब नैरो क्यों होती है? लाजमी साइड में कुछ तो ऐसा इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ये जो है ब्रोंकियल एयरवे नैरो हुआ है, ठीक है। तो साइड में जो चीज़ हो रही है उसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से एडिमा हुआ है, यहाँ पर जो है हमारी जो मसल्स यहाँ पर सूज गए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर आया है ब्रोंकियल एयरवे के ऊपर, और वो है कंप्रेस हो गई है और नैरो हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें सांस में तकलीफ होती है। तो अब ये इन्फ्लामेशन या जो भी है वो क्यों होती है, वो आगे हम पैथोजेनेसिस के अंदर पढ़ेंगे कैसे होती है, ठीक है। तो ये हमारी ब्रोंकियल अस्थमा की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। जो ब्रोंकियल अस्थमा के जो टाइप हैं जनरली वो हैं दो, एक अर्ली ऑनसेट, एक लेट ऑनसेट, ठीक है। अब अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट का मतलब ये है कि कोई भी एग्रीवेटिंग फैक्टर का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमें एलर्जी हो, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ हो रही है। तो इसमें एग्रीवेटिंग फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर या जो भी हैं वो क्या हैं, इसमें एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस का मतलब कि जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, या उसके अलावा कोल्ड एयर है, ठीक है, या उसके अलावा डिफरेंट स्पोर्स हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। तो ये सारे एलर्जेंट्स होते हैं। जब ये एलर्जेंट्स अचानक से अस्थमा के पेशेंट के अंदर जब इन होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, हमारी जो कफ रिफ्लक्स क्या करती है कि उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। अगर वो बाहर नहीं निकले तो क्या हो जाती है, लंग्स के अंदर वो अंदर दाखिल होती है, इम्यूनिटी को एक्टिव करती है, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस वगैरह जो भी हैं उसको इनहेल करने की या उसको खाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इफ़ेक्ट जो है कम हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्ली ऑनसेट का मतलब जब कोई एलर्जेंट पार्टिकल अचानक से हमारी बॉडी के अंदर आए, ठीक है। इसको अर्ली ऑनसेट को जो हम मतलब जो है क्या कहते हैं, इसको एक दूसरा नाम भी इसको हम देते हैं अर्ली ऑनसेट को, एटोपिक अस्थमा। एटोपिक का मतलब ये वो पेशेंट जो एलर्जेंट के बहुत ही सेंसिटिव हैं। क्या है? बहुत ही सेंसिटिव। जैसे एलर्जन आया अचानक से एकदम जो है उनको क्या हो गया, खांसी होने लगी, सांस में तकलीफ होने लगी, ठीक है, तो वो क्या हो गए? एटोपिक। और इसको एक्सटेंसिक भी कहते हैं। एक्सटेंसिक का मतलब है कि बाहर से कोई चीज़, कोई पार्टिकल आया है जिसकी वजह से क्या हुआ है, इनको अर्ली जो एक अटैक आया है, ठीक है। अब लेट का मतलब ये है, अर्ली का मतलब ये है कि उनको 15-20 मिनट या घंटे के अंदर ही मतलब अटैक आ गया, और लेट का मतलब ये है इनको जो है नॉन एटोपिक कहते हैं, ठीक है।
नॉन एटोपिक कहते हैं। अब नॉन एटोपिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एलर्जन के सेंसिटिव नहीं होते हैं। ये इंटरनली हमारे मतलब ये एक्सटेंसिक है और ये इंट्रेंसिक है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें लेट रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। मतलब ये 2-4 घंटे या 24 घंटे के बाद इसका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। ये एलर्जेंस के सेंसिटिव नहीं होते हैं। इनके अंदर हमारी इंटरनल मैकेनिज्म एक्टिव होता है। हमारे जो भी पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, लेट जो है अस्थमा का अटैक दिलवाते हैं, ठीक है। तो ये एग्रीवेटिंग फैक्टर है, ठीक है। अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट है। अच्छा, ये अर्ली जो ऑनसेट है ना, ये मोस्टली जो है तकरीबन जो जेनेटिकली जो है इन होती है, ठीक है। मतलब पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग मोस्टली जो है जो भी अस्थमा होती है वो ये होती है अर्ली ऑनसेट वाली, ठीक है। बाकी लेट जो है वो इन्वायरमेंटल भी है और जो है जेनेटिकल भी है, ठीक है, दोनों है। और उसके अलावा जो अर्ली ऑनसेट है मोस्टली जो है चिल्ड्रंस में होती है, ठीक है। और लेट जो है मोस्टली जो है एडल्ट के अंदर होती है, ठीक है। तो अच्छा, कहने का मतलब ये था कि जो लेट ऑनसेट है उसका मैंने आपको एग्रीवेटिंग फैक्टर नहीं बताया। अगर मतलब जो बाहर अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ नहीं आ रहा तो आखिर उसका क्या रीज़न है जो अस्थमा का अटैक। फॉर एग्जांपल आप किसी टेंशन में, इमोशन है आपके, ठीक है। उसके अलावा बाहर से कोई सर्दी आ गई, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, ठीक है। या फिर जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, इंटरनली हमारी जो है मसल्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। या आप कोई ऐसी ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, एस्प्रिन वगैरह है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, लेट ऑनसेट अस्थमा कराते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है इसकी पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस जो है इसकी वो है, उसके 2 टाइप हैं। पैथोजेनेसिस के 2 टाइप हैं। कौन से? एक इमीडिएट और एक है लेट रिस्पॉन्स। एक इमीडिएट रिस्पॉन्स और एक है लेट रिस्पॉन्स। अब इमीडिएट रिस्पॉन्स का मतलब कि वही सेम ऑनसेट, अर्ली ऑनसेट, मतलब एकदम से जो कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह एंटर होते हैं। और लेट रिस्पॉन्स का मतलब कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी एंटर होते हैं लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो है वो लेट होता है। अब पैथोजेनेसिस कैसे होती है? फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर कोई एलर्जन आया, कोई भी एलर्जन, ठीक है, एलर्जन आया। आपने क्या किया, आपकी बॉडी ने क्या किया, उस एलर्जन को, पहले तो हमारी इम्यूनिटी है उसके अगेंस्ट लड़ेगी। अब कैसे लड़ेगी? हमारी बॉडी के अंदर जो है सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल ये एलर्जी के अगेंस्ट जो है एक्टिव होते हैं, ठीक है। कोई भी एलर्जेंट्स वगैरह होते हैं उनके अगेंस्ट जो है एक्टिव होते हैं। तो एलर्जेंट्स जो हैं जब मास्ट सेल के साथ कंबाइन होते हैं, या मास्ट सेल के साथ बल्कि कंबाइन नहीं होते, मास्ट सेल क्या करते हैं, मास्ट सेल जो है जैसे ही उनको पता चलता है कि एलर्जन आया है वो क्या करते हैं, वो करते हैं आईजी एंटीबॉडीज़ को तैयार, ठीक है। जब आईजी एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं तो मास्ट सेल और आईजी एंटीबॉडीज़ और एलर्जन, ठीक है, तीनों जब कंबाइन होते हैं तो मास्ट सेल के अंदर जो है डिफरेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, अंदर पड़े रहते हैं। जब ये एक्टिव हो जाए, आईजी इसके ऊपर जो है, आईजी है उसका जो वाई पोर्शन है, ठीक है, उसके ऊपर जब कोई एलर्जन अटैक हो जाए या अटैच हो जाए तो क्या होगा कि ये ग्रेन्यूल्स जो है, ये सेल जो है क्या करेगा, इन ग्रेन्यूल्स को बाहर निकालेगा। अब इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट जो है मीडिएटर्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, जो आपने पैथोलॉजी के अंदर सेकेंड ईयर वगैरह में पढ़ा होगा कि मीडिएटर्स क्या है, इन्फ्लामेशन क्या है, ठीक है। जब ये मीडिएटर्स बाहर आते हैं, जब ये मीडिएटर्स या ग्रेन्यूल्स जब डिस्चार्ज होते हैं, मीडिएटर्स बाहर आते हैं, इसमें कॉमन जो मीडिएटर होता है वो होता है हिस्टामिन, ठीक है। अब ये हिस्टामिन जो है, ये हिस्टामिन क्या करवाता है, हिस्टामिन जो है आगे जाके इन्फ्लामेशन करवाता है। क्या कराता है? इन्फ्लामेशन करवाता है। अब इन्फ्लामेशन में क्या होगा, इन्फ्लामेशन के अंदर जो है मसल की जो स्पाज़म हो जाएगी, हमारे जो ये मसल्स हैं ऊपर, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो है साथ में म्यूकोजल स्वेलिंग हो जाएगी। म्यूकोजल स्वेलिंग के बाद जो है इसके अंदर और क्या क्या होता है, म्यूकोजल स्वेलिंग होती है, मसल जो है स्पाज़म हो जाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस
हाइपर सीक्रेशन होती है, हमारे म्यूकस जो म्यूकस है उसकी हाइपर सीक्रेशन हो जाती है। ठीक है, पहले तो इतनी नहीं होती है, लेकिन लेट जो है आस्ता आस्ता जब हाईली जो म्यूकस सीक्रेशन होती है, तो वो म्यूकस सीक्रेशन क्या होती है, जब यहाँ पर म्यूकस सीक्रेशन वगैरह आ जाती है तो और भी ज़्यादा जो है ये हमारा एयरवे नैरो हो जाता है, और उस नैरो एयरवे की वजह से जो है हमें एक एक्यूट टाइप जो है हमें अस्थमा का अटैक आता है। ठीक है, और उसको ट्रीट अलग तरीके से करते हैं, बाकी जो जनरल अस्थमा है उसको हम जो है ट्रीट वो अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी जनरल जो अस्थमा के बारे में, कि अस्थमा की डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सेवियर जो एक्यूट अस्थमा, जब जो ब्रोंकियल एयरवे की सीक्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो हाई लेवल का जो एक अटैक आता है, जिसको सीवियर एक्यूट अस्थमा कहते हैं। ठीक है, तो वो माइल्ड भी होता है, मॉडरेट भी होता है, सीवियर भी होता है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे और उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। नाज़िम, मेडिसिन का मतलब ही ये है कि हमें डायग्नोस करना है। डायग्नोस कैसे करना है, हमें उनके जो क्लिनिकल फीचर्स वगैरह हैं वो मालूम होने चाहिए, जो कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्लिनिकल फीचर्स और कौन कौन से होते हैं, उनको हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं और किस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई आपका क्वेश्चन, सॉरी ये मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग जो है थोड़ी आप लोगों को होप सो समझ आ जाए, लेकिन जो है कोई क्वेश्चन वगैरह अगर इससे रिलेटेड हो तो you can ask me in a comment section. Thank you so much.